दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज है दिवाली। सबसे पहले तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई 7 आपको बैक टू बैक हमने महा क्लासेस दिए। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है केवल इन 8 महा क्लासेस को पढ़ लो, इस बात की गारंटी है 75 में 75 का करके आओगे। आज ये फाइनल वीडियो होने वाली है, डिटेल में आपको समझाने की कोशिश रहेगी। बहुत सारी चीजें स्टीरियो केमिस्ट्री से नहीं आती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आरएस नॉमेनक्लेचर क्या होता है, डीएल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ईजेड नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, इन सारी चीजों पे डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने सारे के सारे पीछे 7 महा क्लास देखे हैं फटाफट से कमेंट्स में लिख दें प्रेजेंट सर, हमने सब कुछ देखा है। और जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट है, जाके केवल 8 महा क्लासेस को देख डालो। इस बात का भरोसा दिला रहे हैं, पेपर 75 में 75 का करके आओगे। चलो भाई शुरू करते हैं अपनी यूनिट एक जो बची हुई है जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। डिटेल में आपको समझाते हैं भाई। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेरे भाई 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जरा ध्यान से समझना, इसे जरा टुकड़ों में तोड़ लो मेरे भाई। पहले तो एक शब्द है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। जैसे हम लोग लाइट बोला करते थे वैसे ही ऑप्टिक्स भी होती है। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश। और आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है भाई? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर का ही बदला हुआ रूप मेरे भाई शक्तिमान है। यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं। जैसे अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं, हमने यहां पे लिख दिया CH3OCH3। अब जरा ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। क्या नाम है? डाई मेथिल ईथर। कार्बन कितने हैं जरा बताओ भैया? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे भाई? 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। लेकिन अब ये क्या है? ये ईथर है। ईथर को पी नहीं सकते हो, लेकिन अगर हम लिख दें C2H5OH तो भैया ये क्या है? ये एथिल अल्कोहल है। यहां भी गिन लो भैया, 2 हाइड्रोजन है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। ये अल्कोहल है, ये ईथर है। दोनों के मेरे भाई जो जो सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग हैं, उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो भी अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो परमाणु हैं वो सेम अवेलेबल हैं। यानी ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी समावैवी हैं मेरे भाई, ठीक है। तो समावैवी का क्या मतलब होता है? समावैवी का मतलब होता है कि दोनों के गुण जो हैं वो हो सकता है अलग अलग हो, मिलते जुलते आपको आपस में मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या है? यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब ऐसे 2 लोग होंगे जो प्रकाश के प्रति एक जैसा गुण दिखाएंगे। आइए पढ़ते हैं। वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होंगे, परंतु इनके एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, गुण इनके अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ये हमने पहले किसके बारे में बताया है? ये भैया स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बता रहे हैं। फिर इसके अंदर हम लोग ऑप्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं तथा वे स्टीरियो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ध्यान से समझो भैया, मॉलिक्यूल वगैरह सेम है, सब कुछ सेम है, वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। छोड़ो उसे। स्टीरियो आइसोमर्स का पहला मेरे भाई पार्ट क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश, यानी वे स्टीरियो आइसोमर जो क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, अलग अलग व्यवहार दिखाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। अब सर जी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है समझाते हैं। जैसे जब कभी भी आप बस में बैठे होते हैं तो बस के अंदर धूप तो आ रही होती है, लेकिन पूरी धूप नहीं आती, छन छन के धूप आती है। सरल भाषा में वो प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही होता है। जब कभी प्रकाश को निकॉल प्रिज्म पर, टूरमैलिन क्रिस्टल वगैरह पे डाला जाता है तो भैया अंधाधुंध प्रकाश आ रहा होता है, लेकिन इसके बाद प्रकाश छन जाता है। वही कंपन आगे जा पाते हैं जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। ऐसे छने हुए प्रकाश को गौवा भाषा में समझो, छने हुए प्रकाश को हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं भाई, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स। सर जी स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके फार्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उनके गुण अलग अलग हो, उन्हें स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स का पहला पार्ट क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश, यानी ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स
जिनका भैया बाकी फार्मूला और स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा, बस वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ऑप्टिकल का मतलब लाइट, तो लाइट के प्रति अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे, क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 2 प्रकार के होते हैं, आओ समझाते हैं। पहला होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। भैया डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लोग डी फॉर्म भी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को क्या कहते हैं? डी फॉर्म कहते हैं या फिर पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको समझाएंगे, सुनो भैया। ऑप्टिकल के 2 पार्ट हैं, पहला कौन सा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसी को डी फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म भी कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब सीधी तरफ। तो बे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज यानी जो सीधी तरफ प्रकाश को घुमा देंगे वो डी रूप कहलाएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएंगे। जो उल्टी तरफ घुमाएंगे वो लीवो रोटेटरी कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे समझो भैया, ये प्रकाश है, ऑर्डिनरी प्रकाश है, वो सूर्य से आ रहा हो, बल्ब से आ रहा हो, इसके मेरे भाई ऑर्डिनरी लाइट्स देखो कंपन सभी दिशाओं में है। यहां पर एक निकोल प्रिज्म रख दिया, वही लाइट आगे जाएगी जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होगी। इसकी एक्सिस के पैरेलल भैया ये वाले कंपन थे तो केवल इतने ही कंपन आगे आ पाए। यहां पे ये लाइट बहुत तेज होगी, यहां पे लाइट थोड़ी सी कम नजर आएगी क्योंकि भैया कुछ ही कंपन आगे जा पाए हैं। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये हमारे पास डी आइसोमर है जिसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। जब ये प्रकाश डी आइसोमर पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा? इसे दाईं तरफ घुमा देगा। दाईं मतलब जिससे दाल चावल खाते हैं, सीधी तरफ घुमा देगा। तो इस प्रकाश को सीधी तरफ घुमा दिया और इस वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। जैसे घड़ी घूमती है वैसे सीधा रोटेशन हो गया। तो ये जो मिक्सचर है ये क्या कहलाएगा? डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा। यानी ऐसा आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सीधी तरफ घुमा देता है, दाईं तरफ घुमा देता है, क्लॉकवाइज रोटेशन करवा देता है, क्या कहलाता है? डी फॉर्म कहलाता है। उसका उल्टा क्या होता है? लीवो रोटेटरी। लीवो का मतलब एल फॉर्म या फिर निगेटिव इसे हम लोग कह देते हैं, बिल्कुल सेम है, उल्टा कर लेंगे। बे ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं यानी उल्टी तरफ घुमा देते हैं, लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे सेम मेरे भाई सोर्स है, ऑर्डिनरी लाइट है, निकोल प्रिज्म है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हुआ है। अब की अपने पास एल वाला है, डी वाला था उसने सीधी तरफ घुमाया था, अब की एल वाला है इसने उल्टी तरफ घुमा दिया, तो हम लोग इसे कह देंगे लीवो रोटेटरी है। ये एल फॉर्म है भाई, ठीक है। कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कारण क्या है भाई? क्यों ये प्रकाश को घुमा रहा है, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? बेसिक कारण है भैया, अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो काम नहीं चलेगा। देखो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होनी चाहिए। कोई भी सिमेट्री है, इनमें से कोई भी समानता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता। सर जी क्या सिमेट्री होगी समझो। सबसे पहली होती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। 3 प्रकार की होती है मेरे भाई, कौन कौन सी? एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर का मतलब सेंटर से दोनों तरफ मेरे भाई सेम चीज ना दिखे, सिमेट्रिक ना हो। यह साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकती है। यदि मॉलिक्यूल के सेंटर से दोनों तरफ डायरेक्शन में एक लाइन खींचे तब यह दोनों और सेम डिस्टेंस पर अगर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फॉलो नहीं करेगा, वो ऑप्टिकली आइसोमर्स नहीं होगा। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर में मेरे भाई अगर लाइन खींचे तो सेंटर से इधर भी CH3 है सेम दूरी पर, इधर भी CH3 है सेम दूरी पर, यानी ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब इस तरीके का जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली आइसोमर्स नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस का मतलब क्या है? जैसे हम लोग घुमाना शुरू करें, 0 पे घुमाएं, 90 पे घुमाएं, ठीक है, उसके 270 पे घुमाएं, 180 पे घुमाएं, जो जो कोण पड़ते जा रहा है 90 के कोण पे बदलते चले जाओ, 360 पे घुमाएं। अगर एक जैसी पोजीशन आ रही है, नाम ही है उसका अल्टरनेटिंग का मतलब छोड़ छोड़ के मेरे भाई, छोड़ छोड़ के मतलब आज चनकट पड़ा छोड़ दिया, कल फिर पड़ा फिर छोड़ दिया, फिर एक एक दिन छोड़ के चनकट पड़ रहा भैया, अल्टरनेट का मतलब। तो जैसे यहां पे देखो हमने लिखा यदि मॉलिक्यूल को उसकी 0 से 360 डिग्री तक घुमाए और उस रोटेशन में मॉलिक्यूल अपनी स्टेट को एक से ज्यादा बार रिपीट करे, मतलब जो मॉलिक्यूल की स्टेट है वो रिपीट हो। कैसे रिपीट हो भैया? जैसे यहां देखो पहले हमने क्या, ये पहला मॉलिक्यूल CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, 90 पे घुमा दिया CH3, फिर 90 पे घुमाया, फिर CH3 वहीं आ गया, CH3 वहीं आ गया, फिर 90 पे घुमाया, फिर हट गया। यानी हर 90 के बाद में जो स्टेट है वो लगभग सेम हो रही है। इस सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये सिमेट्री भी मॉलिक्यूल के अंदर है तो फिर वो ऑप्टिकली आइसोमर
नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी हम आपको यह भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सब थोड़ी पढ़ोगे बैठ के। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, बहुत सरल है। कोई मॉलिक्यूल है भाई, ठीक, इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच में एक प्लेन खींच दिया, इस प्लेन के ऊपर देखो COOH CHOH, नीचे देखो CHOH COOH, एक जैसा ही है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। वह प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, तथा दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर का मतलब इसे देखोगे तो ऐसा लग रहा है ये शीशे में रखा हुआ है, इसे देखोगे तो ये शीशे में रखा हुआ है, इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। तो अब यानी हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि अगर तीन तरीके की सिमेट्री है और इनमें से कोई भी सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। अब सर जी यहां तक क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर पढ़ना है मेरे भाई। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशनें हैं तो हमने आपको बता दी, ये इनमें से कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, अगर इसे कहानी की तरह कनेक्ट करोगे तो भाई कठिन नहीं लगेगा। और ये सारे टॉपिक हमने अलग अलग भी पढ़ाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट है। कोई भी टॉपिक, अब यहाँ तो भैया महा क्लास चल रहा है तो महा क्लास में जाहिर सी बात है थोड़ा समय बढ़ा के चलना पड़ेगा, फिर भी हम बहुत आराम से समझा रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस टॉपिक पे क्लिक करो, अलग से टॉपिक को समझ लो भाई, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर आपको समझ में आ गया। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? स्ट्रक्चर वगैरह सेम है, प्रॉपर्टी उसकी अलग अलग है दोनों की। स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। स्टीरियो का पहला पार्ट क्या हो गया? ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकली के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्टिकल मतलब प्रकाश होता है, तो प्रकाश के प्रति अगर व्यवहार अलग अलग है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएगा। बस उसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये हमने आपको समझा दिया। फिर आ गया एसिमेट्रिक कार्बन, इसे हिंदी में असममित कार्बन कहते हैं। 12th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती हैं? 4 हाई स्कूल में पढ़ा। यहां देखो लीबेल और बांठाफ ने बताया था कि कार्बन की भैया 4 संयोजकताएं होती हैं। टेट्राहेड्रली ये जुड़ा हुआ होता है। अगर चारों संयोजकताओं पे अलग अलग आदमी जुड़ा है, A, B, D, E, अलग अलग आदमी जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। यही लिखा है। यदि कार्बन की 4 संयोजकताएं वैलेंसी की 4 अलग अलग एटम से ग्रुप से जुड़ी हो, तब इस मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तब इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। भैया सीधी सी बात है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तभी तो ऑप्टिकल से हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहां देखो कार्बन से A, B, D, E सब अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कार्बन को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं सर जी। एक कार्बन का हमने उदाहरण दे दिया है। कार्बन है, H जुड़ा है, OH जुड़ा है, COOH जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ है, सब अलग अलग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं सर। कायरल या कायरलिटी कार्बन क्या होता है? कायरलिटी क्या होती है या कायरल कार्बन क्या होता है? बहुत सरल है। हमारे दोनों हाथों के बीच जो रिलेशन है भैया, ऐसे करके देखो, एक के ऊपर एक रख दे, लेकिन ये भैया उल्टा रख, ये भी सीधा ये भी सीधा। देखो ऐसे तो अब आया दोनों, मेरे जो भैया दोनों ऐसे वाले चिकने वाले हिस्से हैं वो आपकी तरफ है, ठीक है। अब क्या हम इसे इसके ऊपर रखें, आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। देखो ये अंगूठे अलग अलग निकल गए भाई, ठीक। ऐसे तो फिर पलट गया ना, एक ऐसे तो फिर तो अलग अलग हो गया। एक जैसे रखो फिर एक के ऊपर फिट करो, आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक दूसरे को नहीं कवर कर पा रहे। यही लिखा हुआ है। हमारे दोनों हाथ के बीच जो एग्जिस्ट करने वाला रिलेशन होता है उसे कायरलिटी कहते हैं। ये दोनों नॉन सुपर इंपोजिबल। नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, एक दूसरे को नहीं कवर करते हैं। जैसे ये हमारे दोनों हाथ हैं, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, एक के ऊपर एक रखोगे तो एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। कैन नॉट बी सुपर इंपोज्ड। यदि टेट्राहेड्रल कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हो या एक दूसरे की, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, हमने आपको क्या बताया? कायरलिटी का मतलब ये देखो, पहले हमने आपको इसी चक्कर में एसिमेट्रिक कार्बन बताया। एसिमेट्रिक क्या होता? अलग अलग जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसी से कनेक्टेड है कायरलिटी। यही हमने लिख दिया कि भैया अलग अलग जुड़ी हो, एक दूसरे की सुपर इंपॉसिबल इमेजेस बनाए। मतलब नॉन सुपर का मतलब एक दूसरे को ढकने वाला ना हो, तब इसे कायरलिटी कहते हैं। जैसे यहां पे देखो मेरे भाई, बिल्कुल हाथ जैसा ही है, लेकिन यहाँ A है, यहाँ A है, लेकिन इधर देखो अंगूठा अलग अलग है। यहाँ पे B है, इसका B उधर है, इसका E इधर है, इसका E इधर। अगर इसे आप उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये नहीं ढकेगा। क्यों? E वाला B के ऊपर आ जाएगा और B वाला E के ऊपर आ। तो जैसे हमारे हाथ हैं वैसे ही कायरलिटी होती है, और ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इस यूनिट में है जो पेपर में पूछे जाएंगे, जैसे इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए और बहुत सरल है। सुनो, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स का वह पेयर, यानी वो जोड़ा जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाए। मिरर इमेज का मतलब क्या है? एक दूसरे की देखने में एक जैसे लगे भैया, ठीक है। इसमें देखें तो इसके जैसा, इसमें देखें तो इसके जैसा, और नॉन सुपर इंपोजिबल हो। अभी जैसे आपको दिखाया, एक दूसरे को कवर ना करें, एक जैसे लगे मेरे भाई, तो उन्हें क्या कहते हैं? इनेंशियोमर्स
इनेंशियोमर्स कहते हैं। जैसे ये देखो टार्टेरिक एसिड है भैया, टार्टेरिक एसिड कैसे है, देखो भाई COOH COOH, बस इसमें देखो H इधर है, इसमें OH इधर है, इसमें OH इधर है, इसमें H इधर है। तो भैया देखने में शीशे में तुझे एक जैसे लगेंगे, लेकिन एक दूसरे को ऊपर उठा के रखोगे तो ये ढक नहीं पाएंगे, नॉन सुपर इंपोजिबल है, ये कहलाएंगे इनेंशियोमर। याद रखो इनेंशियोमर क्या होते हैं, देखने में एक दूसरे के जैसे लगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर अगर रख दोगे तो ढक नहीं पाएंगे। मिरर इमेजेस बना रहे हैं भैया, जो शीशे में दिखता है वो उल्टा दिखता है, इसका मतलब ये इनेंशियोमर्स हैं भाई, ठीक है। इनेंशियोमर्स की सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ग्रुप सेम है, सारी चीजें सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। दूसरा मेरे भाई पूछ सकता है डायास्टीरियोमर्स क्या होता है, ये छोटे छोटे में भी आ सकते हैं। डायास्टीरियोमर्स क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आइसोमर्स का वह पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना बनाए, ठीक भैया, डायास्टीरियोमर्स कहलाता। वो लोग मिरर इमेज बना रहे थे, नहीं बनाएंगे तो ये लोग क्या कहलाएंगे, ये लोग डायास्टीरियोमर्स कहलाएंगे। जैसे भैया हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख दिया है, देखो भाई दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मेरे भाई, देखो एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक, जो अभी ऊपर बनाया था सेम है, एक ये स्ट्रक्चर है, देखो अभी ऊपर बनाया था बिल्कुल सेम है, एक ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें देखो H इधर था, इसमें H इधर था, इसमें OH इधर था, इसमें OH इधर था, तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, इनेंशियोमर है भाई, ठीक है। ऐसे अगर इनका दिखाएं भैया तो इसमें दोनों H इधर हैं, इसमें दोनों H इधर हैं, दोनों OH इधर हैं, दोनों H इधर हैं, तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, इनेंशियोमर है, क्योंकि एक दूसरे से उल्टे हैं, मतलब मिरर इमेज बना रहे हैं। लेकिन अगर इनमें और इनमें तुलना कर लोगे, इनमें और इनमें तुलना कर लो भैया, ठीक, तो इसका देखो OH इधर है, H इधर है, इसमें एक H, दोनों H इधर हैं, दोनों H उधर हैं, यानी कुल मिला के इस वाले ग्रुप से कोई एक उठा लो, इस वाले ग्रुप से कोई एक उठा लो, आमने सामने रखोगे एक जैसे नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, दोनों H एक ही साइड है, इसमें देखो अलग अलग साइड है, तो ये तो मिरर इमेज भी नहीं बना रहे हैं। अब जब मिरर इमेज भी नहीं बना रहा है तो ये डायास्टीरियोमर्स कहलाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इनेंशियोमर, एक दूसरे के उल्टे हैं, इनेंशियोमर, नहीं बना रहे हैं तो डायास्टीरियोमर्स कहलाएंगे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सीक्वेंस रूल क्या होता है, बहुत सरल है भैया। सीक्वेंस रूल का मतलब क्या होता है, किस क्रम में आप चीजों को सेट करोगे। हम हमेशा कहते हैं उसी क्रम में आपकी इज्जत होती है जिस क्रम में आपके पास पैसा होता है। कई बार लोग जिंदगी में कहते हैं कि भाई जिंदगी में आपने क्या कमाया, बात कमाने की नहीं होती भाई, हम आपको बताते हैं रियलिटी। आज मेरी एज 30 साल के करीब होने वाली है। इस 30 साल की एज में हमने जहां तक सीखा, पिताजी मेरे बहुत बचपन में खत्म हो गए थे जब हम 2-2.5 साल के थे। बहुत कीड़ा था अंदर से कि पटाखे छुड़ाएं, कई बार मम्मी से कहा ठीक है 5-10 रुपए मिले, हमने कहा जब तक जो है खुद नहीं कमाने लगेंगे, पटाखे नहीं, पटाखे एक बार कमाएंगे, खूब पटाखे लाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, ऐसा ऐसा गुजरा। आज की डेट में मेरे भाई चाहे तो कितने ही पटाखे क्यों ना छुड़ा दे, लेकिन कुछ करने का मन नहीं करता, बचपन निकल गया भाई। तो जिंदगी ऐसी ही है, सारी चीजें सीक्वेंस से चलती हैं। सीक्वेंस कब चलेगा, जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कब होगा मेरे भाई, जब आप मेहनत करोगे, पढ़ाओगे। अब दिवाली है तो हमसे एक बच्चे ने पूछा सर पटाखे नहीं जगाते आप? हमने छुड़ाते हैं पटाखे, वो सब अच्छी चीज है भाई, छुड़ाने भी चाहिए, मजे लेंगे, लेकिन पैसों में आग लगाने से अच्छा किसी के दिल में आग लगाई जाए तो ज्यादा मजा आएगा भाई। क्या मतलब, समझाना क्या चाह रहा है, सुनो भैया। अगर एक व्यक्ति है जिसने मंदिर के निर्माण में 1 करोड़ रुपए दिया है और एक व्यक्ति ने 11 रुपए दिया, भाई 1 करोड़ वाले की इज्जत ज्यादा होगी, याद रखना, ठीक। तो सीक्वेंस रूल क्या है, सीक्वेंस रूल की हेल्प से किसी कार्बन एटम से जुड़े 4 जो सब्स्टिट्यूएंट यानी लटक होते हैं, सरल भाषा में जो पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं, उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट करते हैं कि किसे कितनी प्रायोरिटी देनी है, किसे कितनी इज्जत देनी है। कार्बन से 4 लोग मान लिया जुड़े हुए हैं, जरा समझो मेरे भाई कैसे हम लोग सेट करेंगे। देखो, वह एटम जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है उसे की एटम कहते हैं। जैसे मान लिया ये कार्बन है और कार्बन से कोई डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कैसे, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, यहां नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, यहां कार्बन ही जुड़ा है वाले डायरेक्ट, ये तो ये सब क्या कहलाएंगे, की एटम कहलाएंगे भाई, ठीक है। एटॉमिक मास का घटता हुआ क्रम प्रायोरिटी के घटते हुए क्रम को बताता है, यानी जिसका नंबर ज्यादा होगा। एटॉमिक मास का मतलब परमाणु भार जिसका ज्यादा होगा, परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी भाई, ठीक है। आओ दिखाते हैं कैसे। जैसे यहां देखो एक आध एग्जांपल बता देते हैं, महा क्लासेस थोड़ा बढ़ाते हुए चलते हैं भाई। देखो जैसे कार्बन से यहां बताओ कौन जुड़ा हुआ, पहले नंबर पे कार्बन ही जुड़ा है तो ये की एटम है, यहां क्लोरीन जुड़ा है तो ये की एटम है, नाइट्रोजन जुड़ा है ये की एटम है, हाइड्रोजन जुड़ा है ये की एटम है। की एटम का मतलब पहले नंबर पे कौन है। ज्यादातर के मेरे भाई परमाणु भार डबल करके निकल जाते हैं। कार्बन का नंबर 6 तो इनका परमाणु भार 12 होएगा, इनका 7 दूनी 14 मान लो, क्लोरीन का 17 दूनी 34 मान लो, हालांकि 35.5 होता है, कोई बात
नहीं, 34 मान लो, इसका एक नंबर है तो चलो एक ही होता है, लिख दिया हमने भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका, अरे भार ना भी मालूम है, नंबर से पता चल जाएगा, नंबर ज्यादा तो भार भी ज्यादा होगा। इसका भार कितना है 34, तो भैया नंबर 1 पे आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। ऐसे इसका कितना है 14, दूसरे नंबर पे आ गया, ये तीसरे पे आ गया, ये चौथे पे आ गया। जिसका नंबर ज्यादा है, जिसका भार ज्यादा है, उसका जलवा ज्यादा है, तो Cl पहले पे, फिर N, फिर C, फिर H, इस तरीके से आ जाएगा। तीसरा, यदि एक से अधिक फर्स्ट एटम सेम हो तो सेकंड वाले को देख लेंगे। मान लीजिए जो पड़ोस वाला की एटम है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, तो उसके पड़ोस वाला देख लेंगे। लो मेरे भाई, कैसे देखोगे समझो। जैसे इस कार्बन के पड़ोस में देखो, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, तो पड़ोस वाला देख लो। इन कार्बन के संग में क्लोरीन बैठे हुए हैं, ताकतवर आदमी है, ठीक है। इनके पड़ोस में ऑक्सीजन बैठे हैं, ठीक ठाक ताकतवर हैं। इनके पड़ोस में नाइट्रोजन बैठे हैं, उनसे कम ताकतवर हैं। और ये अकेले कार्बन है मेरे भाई, तो सबसे कम ताकतवर है। तो ये वाला जो ग्रुप है पूरा Cl वाला, ये सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ऑक्सीजन उससे कम हो जाएगा, नाइट्रोजन उससे कम, और हाइड्रोजन बेचारा गरीब आदमी है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का नंबर 17 है, इनका 8 है, इनका 7 है और इनका 1 है। जिसके पास पावर ज्यादा है भाई, उसी की इज्जत होती है, उसी की प्रायोरिटी होती है जिंदगी में, याद रखो भाई, ठीक है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ज्यादा इज्जत होगी। डबल वाले की उससे कम होगी और सिंगल वाले की सबसे कम होगी। जैसे यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां पे सिंगल ही बॉन्ड है, लेकिन यहां डबल बॉन्ड है प्लस संग में कार्बन के संग में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इनका पावर सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे पहले आ गए। यहां एक ही ऑक्सीजन लेके बैठे हुए डबल बॉन्ड तो है, तो ये दूसरे पे आ गए। फिर भैया ये ऑक्सीजन लेके बैठे हुए हैं, तो ये तीसरे पे आ गए। और जो अकेले तनहा पड़े हुए हैं हाइड्रोजन, तो ये चौथे पे आ गए। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सेट करी जाती है। इसी को हम लोग सीक्वेंस रूल कहते हैं। फिर आ गया आरएस कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस और सिस्टन इसे बोलते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बहुत सरल है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में हम लोग सेट कर लेते हैं। आंखें देखते हैं खड़े होकर, भैया अगर आंखें सीधी तरफ घूम जाएं या आंखें उल्टी तरफ घूम जाएं तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। लिखा है कार्बन एटम पर प्रेजेंट चारों ग्रुप को ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सीक्वेंस रूल से हिसाब से सेट कर लेते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी यानी जो सबसे कम वाला नंबर जिसे मिला है उससे 180 पे खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं। यदि आंखें टर्न क्लॉकवाइज, आंखें अगर सीधी तरफ घूमे तो इसे रेक्टस यानी आर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, उल्टी तरफ घूमे तो इसे एस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं भाई, ठीक है। कितना आसान है मेरे भाई, कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है, उससे भी मजा यह है कि अपनी को चाहता, कितना आसान है भाई, ठीक है। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? बहुत सरल है। कार्बन मेरे भाई संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। यहां देखो भाई, जैसे ये है मेरे भाई, कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1 2 3 4 संयोजकता होती है। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है भैया, तो इसे तुम लोग घुमा सकते हो। सिंगल बॉन्ड है तो आराम से घूम सकता है। जब घूमेगा तो मान लिया जब आपने घुमाया तो जो कभी ये वाली संयोजकता नीचे चली जाएगी, कभी ये ऊपर आ जाएगी। तो जब ये चीजें घूमेंगी तो अलग अलग कन्फिग्रेशन मिलेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कन्फॉर्मर कह देंगे। लो भैया दिखा दिया हमने। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर रोटेशन फ्री होता है, जिसके कारण दोनों कार्बन की बची हुई 3 संयोजकताओं के बीच में डिफरेंट रिलेटिव कंडीशंस बनती हैं। घुमाते जाओगे अलग अलग कंडीशंस बनती जाएंगी। इन कंडीशंस से स्पेस में मॉलिक्यूल के इस प्रकार बनने वाले डिफरेंस अपीयरेंस को एक दूसरे के कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। सरल भाषा में समझो, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, घुमा रहे हैं, अलग अलग कंडीशनें बन रही हैं, इन्हीं को हम लोग कन्फॉर्मर्स या सरल भाषा में घुमा के भैया जो है सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, तो रोटेशनल आइसोमर्स हम लोग कह देंगे। न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो जो कार्बन आगे दिख रहा है उसे फ्रंट कार्बन कहेंगे, जो पीछे दिख रहा है उसे बैक कार्बन या रियर कार्बन कहेंगे भाई, ठीक है। आगे वाले कार्बन को ऐसे लाइन से दिखाएंगे, पीछे वाले कार्बन को ऐसे डॉट से दिखाएंगे भाई, ठीक है। तो अगर दोनों कार्बन संग में दिखाने हैं तो ये फ्रंट कार्बन आ गया, ऐसे डॉट डॉट से ये रियर यानी बैक वाला कार्बन आ गया। जैसे ये एथेन है, देखो एथेन में 2 कार्बन है, ये फ्रंट वाला हो गया, ये बैक वाला हो गया। तो इसके चक्कर में कार्बन जो एथेन के कन्फॉर्मर्स हैं वो निम्न प्रकार के बनेंगे। कौन से? जैसे एक इक्लिप्स्ड बनेगा। इक्लिप्स्ड कैसा होगा? ध्यान से समझो भैया, ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है ये फ्रंट वाला है, और ये जो डॉटेड दिख रही है ये बैक वाला कार्बन है भाई, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं। जब थीटा का मान 0 होगा तो इक्लिप्स्ड कहलाएगा। सर जी यहाँ तो आपने इतना गैप दिखा रखा, पहले तो ये चित्र गलत है, आपको क्या करना है, लेकिन अगर डार्क लाइन के ऊपर ही डॉटेड लाइन दिखाओगे तो वो दिखेगी ही नहीं। तो या तो 2 कलर के पेन इस्तेमाल कर लो, वरना कतई पड़ोस में बना दो, ये डार्क लाइन और ये डॉटेड लाइन मेरे भाई, यानी दोनों के बीच का कोण 0 है, तो भैया कैसा कन्फॉर्मर होगा? इक्लिप्स्ड होगा, ठीक है।
अगर दोनों के बीच का कोण, ये फ्रंट कार्बन ये बैक, दोनों के बीच का कोण बढ़ के कितना हो जाता है, 0 से 60 के बीच में हो जाता है, तो इसे स्क्यू कन्फॉर्मर कह देंगे। और अगर ये कोण बढ़ के पूरा 60 हो जाता है तो इसे स्टैगर्ड कह देते हैं भैया, ठीक है। ये कुछ नाम है आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन के इसके दो कन्फॉर्मर्स कई बनते हैं, मेन दो हैं भाई, ठीक है। एक बोट फॉर्म होती है, एक चेयर फॉर्म होती है। बोट फॉर्म क्या है, जो आपको नाव की तरह नजर आ रहा है, ये देखो नाव की तरह नजर आ रहा तो ये बोट फॉर्म है। ये देखो कुर्सी की तरह नजर आ रहा तो ये चेयर फॉर्म है। ये इसके अंदर कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 भैया। ये क्या है, बोट फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है। इसमें कार्बन 2 3 5 6 प्लेन में है और 1 और 4 कहां है, प्लेन के ऊपर है। 1 और 4 कहां, प्लेन के ऊपर की तरफ है। नाव है ना भाई, प्लेन के ऊपर, बाकी इंतजाम कहां होगा, मान लिया पानी के ऊपर है। 2 कहां होंगे, ऊपर की तरफ निकले होंगे इस तरीके से। इसमें C2 C3 C5 और C6 कौन कौन से 2 3 5 और 6 कहाँ है, प्लेन पे हैं, ठीक है। उसके बाद C1 कहाँ है, एबव द प्लेन, कुर्सी में ऊपर निकला होगा, और 4 कहाँ है, नीचे निकला होगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। चेयर और बोट फॉर्म बनते हैं किसके, साइक्लोहेक्सीन के, ठीक है। न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर बोट एंड चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म को ऐसे दिखाते हैं, दोनों को जोड़ के लिख दिया भाई, ठीक है। चेयर फॉर्म को ऐसे दिखाते हैं कि किस तरीके से चीजें बनती हैं भैया, ठीक है। सारी चीजें हमने आपको दे दी हैं। उसके बाद आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल मतलब होता है ज्यामिति, आकृति सरल भाषा में अलग अलग होगी, कैसे होती है समझाते हैं। वह आइसोमेरिज्म जो C डबल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड N पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है, समझाते हैं। जब तक दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था आप इसे घुमा सकते थे, जैसे ही सिंगल से बॉन्ड डबल हुआ नहीं घुमा सकते हो, क्योंकि अब ये ऐंठने लगेगा भाई, सीधी सी बात है। तो इस ऐंठन के कारण जो भाई मेरे भाई आइसोमेरिज्म उत्पन्न होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कह देंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, एल्कीन मेरे भाई क्या होता है, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो लिख दिया। बे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम्स की शेष दोनों वैलेंसीज पर 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। यानी जो कार्बन, एक तो डबल बॉन्ड बना लिया, जो बची हुई 2 कार्बन की संयोजकताएं हैं, समझो मेरे भाई समझो, यहां देखो कार्बन और कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 है, 2 डबल बॉन्ड बन गए, 2 लोग इससे और जुड़े होंगे। तो अगर ये अलग अलग आदमी जुड़े हुए हैं तब मेरे भाई क्या कंडीशन लगेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट होगी। आओ दिखाते हैं कैसे। जैसे यहां देखो कार्बन कार्बन है, लेकिन यहां ए सब एक जैसा लगा हुआ है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां देखो, यहां एक तरफ ए बी अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो ये क्या दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं भाई, ठीक है। सिस और ट्रांस क्या होता है, बहुत सरल है। यदि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर सिमिलर ग्रुप बॉन्ड के एक ही तरफ हो, एक जैसे लोग एक साइड हो, एक जैसे लोग एक साइड हो, तो सिस कहलाएगा, वरना ट्रांस कहलाएगा। जैसे यहां देखो ये कार्बन कार्बन है, इधर देखो दोनों हाइड्रोजन एक साइड चल रहा है। यहां देखो भैया बहुत शॉर्ट में बता रहा है, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये एक जैसे हैं, एक साइड है, तो ये सिस हो गया भैया, ठीक है। यहां हाइड्रोजन और CH3 अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। इस तरीके से सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म बनती है। जैसे यहां देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड है, सिस है भैया, ठीक है। ये अलग अलग हो गया तो ट्रांस हो गया। PDF हम आपको दे ही रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा भाई, ठीक है। लगभग ये हमने लपेट दिया है पूरा क्लास, ध्यान से समझो। हम लोग किनारे पे पहुंच गए हैं। कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कारण क्या है, तो कारण मेरे भाई ये है, एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेट्राहेड्रल मॉडल। टेट्राहेड्रल क्या होता है भैया, बीच में एक कार्बन होता था, चारों तरफ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते थे। इन्होंने समझाया कि भैया जब हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ले रहे हैं तो 2 टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ेंगे, इस तरीके से जरा देखो। और जब 2 टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ेंगे, ये देखो इस तरीके से आपस में जुड़ेंगे, तो ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब घूम नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे, तो आकृतियां बनेंगी। अगर जैसे COOH एक ही साइड आ गया तो ये सिस हो गया, अलग अलग साइड हो जाएगा मेरे भाई तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल मॉडल के आधार पर समझा दिया कि लीबेल और मार्नठाफ के अकॉर्डिंग प्रत्येक कार्बन टेट्रावेलेंट यानी 4 संयोजकताएं होती हैं। चारों संयोजकताएं रेगुलर टेट्राहेड्रल के 4 कार्बन की ओर डायरेक्टेड होती हैं। C डबल बॉन्ड C में 2 टेट्राहेड्रल आपस में जुड़ते हैं, जिससे क्या होता है, रोटेशन रुक जाता है, और रुकने के चक्कर में ही क्या होता है, आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस भाई, ठीक है। उसके बाद E और Z नॉमेनक्लेचर आपसे पूछ सकता है, ये भी बहुत सरल है। डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम पर उपस्थित एटम्स या ग्रुप्स को सीक्वेंस रूल के हिसाब से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करते हैं। यहां भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट कर देंगे। यदि हायर प्रायोरिटी के ग्रुप एक तरफ आ जाएं, यानी जिनकी औकात ज्यादा है वो एक साइड आ जाएं, तब उसे Z कहेंगे। अलग अलग हो जाएं तो उसे E कहेंगे। जैसे यहां देखो भाई
यहां पे क्या हुआ है, इस वाले एक एग्जांपल को देख लो, ऐसे पेपर में आ जाता है, इसमें से ई बताओ, जेड बताओ। जैसे ये कार्बन कार्बन है, यहां देखो ये हाइड्रोजन कम अवकात वाला है, 2 नंबर दे दिया। क्लोरीन ज्यादा अवकात वाला 1 नंबर। ब्रोमीन का नंबर बहुत ज्यादा है मेरे भाई, ठीक है, 35 नंबर है तो इनका 1 नंबर। नाइट्रोजन का नंबर 7 ही है तो 2 नंबर। अब यहां देखो 1 2 ये है, ये 1 2 है, यानी अलग अलग। अगर 1 1 आ गया होता तो ये ई होता, तो क्या होता, जेड होता, क्योंकि अगर ज्यादा प्रायोरिटी वाले एक साइड आ जाए, लेकिन यहां नहीं हो रहा है, अलग अलग प्रायोरिटी वाले हैं मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, ई हो गया। देखो है ऐसे ही आप इसे चेक कर सकते हो। ये देखो ये हाइड्रोजन गरीब आदमी, कार्बन कैसा है, चेक करते हैं कार्बन कैसा। कार्बन का नंबर कितना है, 2 यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है उसके संग में यहाँ 2 ऑक्सीजन भी है, तो ये पावरफुल आदमी यहाँ, ये बी आर पावरफुल आदमी यहाँ। देखो 1 1 एक साइड, 2 2 एक साइड, इसका मतलब ये क्या होगा, जेड होगा। यानी अगर एक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले लोग एक साइड हो तो वो जेड कहलाएगा, अलग अलग हो तो वो क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा। डीएल कॉन्फ़िगरेशन को और देख लीजिए और ये यूनिट खत्म हो जाएगी। क्या होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन, एक अपने पास कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड के मेरे भाई 2 आइसोमर बना दिए हमने, देखना ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एक एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, बस बात खत्म। जो भी कंपाउंड आपको चेक करना है कि मेरे भाई वो डी है या एल है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, तो हम इनसे तुलना कर देंगे। अगर उसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदला जा सकता है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एल में बदला जा सकता है तो वो लीवो रोटेटरी है, बात खत्म है। किसी कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को ग्लिसरॉल्डिहाइड से भैया निम्न प्रकार से कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने के बाद लिख दिया, यदि कंपाउंड को डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल सकते हैं तो ये क्या होगा मेरे भाई, तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बी क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बदल सकते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, डी होगा। और अगर मेरे भाई ए को एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल सकते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, एल होगा। यानी जिसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, डी में कर सकते हो तो डी है, एल में कर सकते हो तो एल है। इसका उदाहरण भी हमने यहां पर लिख दिया भाई, ठीक है। तो ये पूरी यूनिट आपकी खत्म हो गई है। ये फाइनल वीडियो है। जो बच्चे भाई पहली बार देख रहे हो, हम पूरा का पूरी की पूरी पीडीएफ भैया, ठीक, पूरी का मतलब कंप्लीट, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सब नौटंकीबाजी नहीं, पूरी कंप्लीट पीडीएफ एक से लेके आखिरी तक क्या करेंगे भाई, आपको भैया एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी डलवा देंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे। कल सुबह एक फाइनल वीडियो भी बना देंगे और उसके बाद आपको करना यह है कि भैया इन सारे महा क्लासेस को केवल देख डालना है, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। सभी को हैप्पी दिवाली। मेहनत बहुत करी है तो पहली बार देख रहे हो भाई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा देना है। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप अच्छा सा एक आके कमेंट जरूर करोगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।